हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी टेक्निक आपको बताने जा रहे हैं। इंडिया की बहुत ही पुरानी टेक्निक है जिसको बोलते हैं जलोका। जलोका मतलब लीच थेरेपी। जलोका थेरेपी मतलब किसी को लीच लगाना और उसका जो है खून जो है, गंदा खून जो है वो शरीर में से निकालना। जलोका जो है वो गंदा खून पी जाती है। जो जिसको स्किन प्रॉब्लम है जैसे कि सोरियासिस, डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, खास करके सोरियासिस में हम इंडिया में ये टेक्निक यूज करते हैं। पंचकर्मा का जो पांचवा कर्म है, जो पंचकर्म बोलते हैं ना, उसका पांचवा कर्म जो है जलोका है। जो जलोका सिर्फ जलोका नहीं, रक्त मोक्षण है। रक्त मोक्षण का एक पार्ट जो है वो जलोका है। रक्त मोक्षण मतलब ब्लड लेटिंग, खून निकालना। तो जलोका के द्वारा हम जो गंदा खून है वो चूस लेते हैं। तो ये बहुत पुरानी विधि है और आज हम इसको डेमोस्ट्रेट करके दिखाएंगे आपको कि कैसे हम जलोका से किसी पेशेंट्स का इलाज कर सकते हैं। और इसके अलावा हम आयुर्वेद में औषधियाँ भी देते हैं। मैं तो रेगुलरली सोरियासिस का ट्रीटमेंट करता ही हूँ। तो सोरियासिस में हम नीम, मंजिष्ठा, इस तरह की जड़ी बूटियाँ, गुटकी और पित्त को विरेचन करने वाली जड़ी बूटियाँ देते हैं। तो उसके साथ साथ अगर जलोका भी किया जाए तो और भी अच्छा रिजल्ट आता है। लगभग एक महीने के अंदर अंदर स्किन जो है वो साफ होनी शुरू हो जाती है। तो जलोका के बिना भी आयुर्वेदिक औषधियों से भी ये सोरियासिस का ट्रीटमेंट किया जाता है, परंतु अगर जलोका के साथ किया जाए तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो चलिए आप देखते हैं कि ये जलोका कैसे लगाई जाती है। थैंक यू वेरी मच। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम्। सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम्। लोके जरारुग्भयमृत्युनाशम्। दातारमीशं विविधौषधीनां। ॐ धन्वन्तरेस्तु नमः। लास्ट लेक्चर में हमने रक्त मोक्षण के बारे में जानकारी ली थी। आज हम उसमें ही जलोका उच्चारण देखेंगे। थोड़ा हम आज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देंगे। लास्ट टाइम हमने सारे स्किन डिजीजेस और रक्त मोक्षण कहाँ कहाँ पे उपयुक्त है और किस किस व्याधियों में उपयुक्त है, ये सारी चीजें देखी थी। ठीक है, आज हम स्पेशली जलोकाचरण, लीच थेरेपी जिसको बोलते हैं हम, वो देखेंगे। और लीच थेरेपी में प्राधान्यतः 12 प्रकार की लीच का वर्णन आया है ग्रंथ में, जो आचार्य सुश्रुत ने सूत्रस्थान अध्याय 13 में वर्णन किया है जलोकाचरण। उसमें 6 सविश और 6 निर्विष जलोका का वर्णन है। मुख्य और प्राधान्य आपको पता है कि पित्त दोष दृष्टि होती है और रक्त धातु की उसमें मुख्यतः दृश्य की दृष्टि है। तो रक्त प्रधान जितने सारी व्याधि है, स्किन डिजीज है और रक्त प्रदोषक जितने भी डिजीज है, उसके लिए हम जलोकाचरण मुख्यतः करते हैं। और साथ ही साथ पित्त प्राधान्य से जितनी भी व्याधियां उत्पन्न होती है उनमें जलोकाचरण करते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम आपको पता है कि हमने लास्ट टाइम रक्त मोक्षण में पूर्व कर्म में यवागुपान किया था। उसी प्रकार जलोकाचरण में विरुक्षण चिकित्सा है। वृक्षता अधिक होने के कारण जलोका इमीडिएटली स्किन के ऊपर अटैच हो जाती है, उसके कारण ब्लड वो अच्छे तरीके से सक कर पाती है। ठीक है, एक टाइम के बाद अशुद्ध रक्त सेवन के पश्चात पेशेंट के ऊपर दाह और कंडू, ये 2 चीजें उत्पन्न होने लगी तो समझना है हमें कि रक्त मोक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मतलब जलोका ने पूरी तरीके से अशुद्ध रक्त का सेवन कर लिया है। अब वो शुद्ध रक्त धातु की तरफ जा रही है, तो हमें वहीं पे स्टॉप करना है रक्त मोक्षण में लीच थेरेपी। ठीक है, उसके पश्चात हम जलोका का हम उसका वोमिट करवाएंगे, अशुद्ध रक्त उससे बाहर निकलवाएंगे। आचार्यों ने तो सैंधव लवण का वर्णन किया है, बट हम हरिद्रा का यूज करते हैं और उससे पूरा वोमिट करवा लेते हैं अशुद्ध रक्त। और पेशेंट को वहाँ पे बैंडेज या फिर शतदोष गुरुत्वान का एप्लीकेशन लगाने के लिए बोलते हैं। ठीक है, आज हमारे साथ डॉक्टर विक्रम सर है, स्पेशली सर आपका तो आज मैं आपका एक्सपेरिमेंटल एनिमल हूँ। जलोका का प्रयोग कीजिए। तो जलोका जैसे आपने बताया कि जब उसको उतारना तब है जब दाह और कंडू उत्पन्न जब उत्पन्न हो जाए फिर। हाँ सर, क्योंकि उसके
पश्चात वो शुद्ध रक्त का सेवन करने लग गई है, ये प्रतीत होता तो ये बेसिकली एक पंचकर्म का पार्ट है। है। डेफिनेटली सर। तो आमतौर पे बहुत सारे लोगों को, बाहर के जो लोग हैं जो आयुर्वेद पढ़ते हैं, तो वो सोचते हैं कि पंचकर्म का मतलब स्नेहन और स्वेदन। तो इवन हमारे कंट्री में भी गोवा में या केरला में स्नेहन स्वेदन को प्रमोट कर दिया गया एज ए पंचकर्म, आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर, और उसमें क्या करते हैं स्नेहन और स्वेदन। परंतु ऐसा नहीं है, ये असली पंचकर्म स्नेहन संवेदन तो पूर्व कर्म है। तो बाकी के पंचकर्म में जो आखिरी कर्म है रक्तमोक्षण प्राधान्य कर्म है, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि शल्य कर्मकारा ने इनको अर्ध चिकित्सा भी बोला है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने जलोकाचरण रक्तमोक्षण को अर्ध चिकित्सा बोला। तो आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर लेते हैं सर के ऊपर। हालांकि सर अभी थोड़ी सी जो बेसिकली ब्लड लेटिंग बोलते हैं, ब्लड लेटिंग बहुत हमारी एंशिएंट टेक्निक है पित्त को निकालने का, दूषित रक्त को निकालने के लिए। वैरायटी ऑफ स्किन डिजीजेस है और रक्त प्रदूषित बहुत सारे व्याधियां हैं, जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम वात रक्त का भी वर्णन किया था। और बहुत सारे ऐसे व्याधि है जिनमें हम ब्लड लेटिंग करते हैं, जिसमें जलोकाचरण एक वन ऑफ द पार्ट है। ठीक है, तो हम सर्वप्रथम हमें पता है कि पेशेंट का विरूक्षण करना है, तो आप डेफिनेटली उस पेशेंट को, मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि त्रिफला चूर्ण भी देते हो आप उसको कुछ दिनों के लिए, तो उसका थोड़ा सा विरूक्षण कर्म हो जाता है। ठीक है, तो आप अपने बेसिस पे विरूक्षण आदि आहार विहार दे दो उसको, थोड़ा सा विरूक्षण करवाओ, क्योंकि जलों का आसानी से अप्लाई हो जाएगी स्किन के ऊपर। ठीक है, वैसे मैं अपने पेशेंट को प्रैक्टिकली, क्योंकि कोई बाहर के पेशेंट है ये नहीं कर पाते, तो एटलीस्ट उनको बोल देता हूँ ब्लड डोनेशन ही कर दीजिए। हाँ, ये भी एक बढ़िया पार्ट है ब्लड डोनेशन। कम से कम 10% ब्लड निकल जाएगा बॉडी से, तो 10% जो पित्त है या गर्मी है जो अंदर के अंदर पित्त बढ़ा हुआ है वो निकल जाएगा, उससे काफी फर्क पड़ता है। खास करके जो यूरिक एसिड के पेशेंट है ना, यूरिक एसिड हो गया या किसी को सोरियासिस है या स्किन डिजीज कोई भी एक्जिमा हो गया, कोई भी स्किन डिसऑर्डर हो गया, तो उसमें इसका अच्छा रोल है। आपको भी इसी तरीके से प्रॉपर प्रोसीजर से जाना है। जब जलोका का हम अप्लाई करते हैं या फिर निर्हरण करते हैं, जब निकालते हैं, तो रक्त का संबंध डायरेक्टली हमारे हाथ से आता है। तो थोड़ा सा सारी प्रिकॉशंस के साथ, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी बोला था ये हमारी एक पैरासर्जिकल लाइन है, तो हमें थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रख के ये चीज़ें करनी है। हम स्टार्टिंग में एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण से देखेंगे कि हम सर के ऊपर वो डायरेक्टली अप्लाई हो जाए। अगर नहीं होती है तो हम थोड़ा सा वेधन करके, थोड़ा सा निबलिंग करके सर से वहाँ से खून निकालेंगे और वहाँ पे जलोका का एप्लीकेशन करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जलोका का जल कितने दिन बाद बदलना है, 3 दिन बाद, और घट कितने दिन बाद बदलना है, 7 डेज बाद उसका घट बदलना है। सर छोटी जलोका है, आसानी से लग जाएगी। आसानी से लग जाएगी, नो होप सर। तो ये जो जलोका है ये भूखी है कि नहीं है? देख लेते लग गई? हाँ, नहीं आपको सर वो काटने की ये कर देते, आपको पता चल जाएगा कि वो लग गई। काटेगी तो पता लगेगा, थोड़ा पिन जैसी फीलिंग होगी है। हल्का सा हुआ तो है, लेट्स सी। ये है शायद
सर का शोधन अच्छा हो चुका है। उसको मेरा खून टेस्टी नहीं लग रहा। एक पित्त दोष शायद नहीं है, शायद बैलेंस है। बैलेंस्ड है। चलो लेट्स सी। अब फिर देखो कोई और इसको थोड़ा लेवर करो, ब्लड दिखाओ इसको। अगर ये ऐसे ना पकड़े तो नीडल पर फिर नीडल प्रिक करना पड़ेगा। हल्का सा अब उसको लगा कुछ आशु खुरवत वर्णन है। जब नीडल जब जलोका लगती है तो आशु मतलब अश्व के खुर के समान जिस तरीके से रहता है उस तरीके से वो आकार धारण करती है। बेसिकली हल्की और छोटी है हमारी जलोका, बट शायद से हमें अच्छा खासा उसका रिजल्ट मिलेगा। अब ये खून चूस रही है। स्टॉप कर रहे हैं, कोई बात नहीं, 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट तक आप इसकी थ्योरी बता दो और कुछ। हाँ? तो लास्ट टाइम हमने हाँ जी हाँ हमें थोड़ा सा वो थोड़ी जलोका निर्विष जलोका है वो शीत स्थान प्रदान है, मतलब जो पित्त को शमन करने वाली है। ठीक है, तो हमें पता है कि उसका प्राधान्य गुण तो शीत प्रदान है। पित्त का शोषण करती है या फिर रक्त धातु का शोषण करती है, तो जो प्राधान्यता से उसके शरीर में भी पित्त बढ़ जाता है, मतलब उसमें अच्छी खासी हीट जाती है, तो उसको भी थोड़ी ठंडापन देने के लिए। प्रैक्टिकली पेशेंट को ये कब करवाना चाहिए? सर जब वेरियस स्किन डिसऑर्डर्स है, इन्हें किसी भी व्यक्ति को अगर एक्जिमा भी है उसके लिए भी बहुत उपयुक्त है। उसके अगर एक्जिमा भी है उसके लिए भी उपयुक्त है, स्किन इरप्शन है तभी भी उपयुक्त है, अगर कोई भी सोराइसिस जितना भी बड़ा व्याधि है उसको भी ये बढ़िया काम करती है। जब सोराइसिस में भी अगर हम डिवीजन देखें तो फुल बॉडी का एक पोर्शन आता है जहाँ पे आचार्यों ने संशोध्य चिकित्सा बोली है। हम उनका विरेचन आदि कर्म करेंगे, उसके पश्चात जो थोड़े से स्पॉट्स या फिर पैचेस बचेंगे वहाँ पे हम जलोका कर्म या फिर प्रच्छान कर्म करेंगे तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट अच्छा आता है। और अगर महती कुष्ठ है जैसे वर्णन कर रहा है, महान कुष्ठ, अगर कुष्ठ सभी शरीर में नहीं बढ़ा हुआ है, अगर वो अल्प प्रमाण में किसी जगह पे, केवल एक ही जगह पे, उस जगह पे हम सिर्फ जलोकावचरण या फिर प्रच्छान आदि रक्तमोक्षण आदि कर्म करेंगे तो इमीडिएट रिजल्ट होगा। वो पेशेंट का कोई भी अलग तरीके से उसको ना ही कोई एलोपैथिक ड्रग लेने की जरूरत पड़ेगी, ना ही कुछ भी। बस ये हमें पता होना चाहिए कि हमें रक्तमोक्षण जब करते हैं हम तब भी हम निदान परिवर्तन चिकित्सा की तरफ उतना ही ध्यान देते हैं। हमें उस व्यक्ति का आहार विहार की तरफ ध्यान देना ही है, क्योंकि अगर हम रक्तमोक्षण कर रहे हैं उसके पश्चात वो शाम में कटु तिक्त उष्ण विदाही अभिसंधि इस तरीके का आहार खाएगा तो फिर पुनः रक्त दूषित बढ़ जाएगा, पित्त फिर से बढ़ जाएगा, तो वो उपयोगी नहीं होगा। तो इस वजह से हमें मल्टीपल स्किन डिसीज में ये बहुत अच्छा कार्य करता है। नहीं, इससे कुछ पेशेंट्स ऐसे होंगे जो आमतौर पर डर जाएंगे कि ये मेरे को लीच लगा दिया है तो ये मेरा कुछ साइड इफेक्ट ना हो, मुझे कोई बीमारी ना लग जाए या कुछ। इसके लिए इसका कोई साइड इफेक्ट भी है इसको लगाने का? सर या कोई बीमारी नहीं लगती इससे? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। निर्विष जलोका से किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं लगती है। और दूसरा इम्पोर्टेंट कि ये वैद्य की अपनी परीक्षण क्षमता है कि जब वो डिसाइड करता है कि अशुद्ध रक्त अवस्था या फिर रक्त धातु केवल दुष्टि है, वहां पे ही उसको जलोकावचरण करना चाहिए। इसके पश्चात उसकी रक्त धातु की दुष्टि नहीं है और केवल दूसरे किसी व्याधि के कारण उसके ऊपर स्किन डिजीज हुआ है या फिर स्किन पैचेस हुआ है, उस व्यक्तियों में हम जलोकावचरण नहीं करेंगे। उसके लिए हम कुछ हर्बल ड्रग्स देंगे, कुछ पंचकर्म आदि दूसरे कर्म करवाएंगे, विरेचन आदि कर्म करवाएंगे और उसको मेंटेन करेंगे। प्राधान्यता से पित्त प्रकोप हुआ है, पित्त दृष्टि बहुत ज्यादा हुई है और उसमें रक्त धातु की दुष्यता है, तो उस व्यक्ति के लिए जलोकावचरण इमीडिएट कार्य करेगा।
विदाउट एनी साइड इफेक्ट। अगर किसी को सोरियासिस हो हाँ जी। या कोई एक्जिमा हो, डर्मेटाइटिस हो, तो उसको कितने देर में इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है? सर कितने दिनों में, कितनी बार लगाना है? हम बेसिकली हम उसकी एक सेटिंग हम एवरी 1 वीक में हम उसकी एक सेटिंग रखेंगे, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए हम अगर कुछ दिनों पश्चात मतलब एक 7 दिन बाद हम वही जलों का इस्तेमाल करते हैं तो वही कार्यरत रहती है। तो हम क्या करते हैं, काम नहीं करती वही सर, वो क्या होगा, एक तो उसका कार्य कम हो जाएगा, नहीं तो वो रक्त नहीं, दूषित रक्त नहीं पी पाएगी। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, इधर हम चेंज करते हैं जलों का और हम वही जलों का को 7 दिन बाद इस्तेमाल करेंगे। तो 7 दिन तक वो एटलीस्ट कार्यरत हो जाएगी सभी चीजों के लिए, तो फिर से वो दूषित रक्त सेवन करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब कि हर 7 दिन बाद एक सेटिंग अप्लाई करेंगे। किसी को फुल बॉडी सोरियासिस है, हाँ, तो उसको लगभग कितना समय लगेगा? सर हम अगर उसको फुल बॉडी सोरियासिस है, हम सर्वप्रथम उसको संशोधन चिकित्सा करेंगे। पहले विरेचनादि कर्म करेंगे, विरेचनादि कर्म के साथ साथ हम ये भी चिकित्सा स्टार्ट करेंगे, जलोकावचरण या फिर प्रच्छनादि कर्म, दूसरा रक्त मोचन कर्म। तब हमें उसके लिए एटलीस्ट 1 मंथ तक हमें एक ड्यूरेशन लगेगा। जिस तरीके से विरेचन का पूरा ही प्रोसीजर, स्नेहन स्वेदन, फिर प्रधान कर्म, फिर उसके मतलब स्नेहादि अभ्यंतर कर्म, उसके पश्चात विरेचन मुख्य कर्म, उसके पश्चात जो संसर्जन कर्म जो परिहार काल है 15 दिन का, वो प्रोसीजर होने तक हम कंटिन्यूसली जलोकावचरण करते रहेंगे। अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ तो लेगा ही। अगर सर्वांग शरीर में सोरायसिस, अगर वो सोरायसिस हमें कम करना है तो हमें लगभग कितने % वो खत्म हो जाएगा 1 महीने में? सर पूरी बॉडी में किसी को सोरियासिस है 60 to 70% विद इन 1 मंथ। विदिन 1 मंथ डेफिनेटली। इसके अलावा हम उसमें संशोधन कर्म करेंगे, प्लस जो उसको चिकित्सा देंगे, शमन चिकित्सा भी देंगे। डेफिनेटली सर, साथ में देंगे। हम उनको अपनी आयुर्वेदिक हर्बल ड्रग्स भी देंगे, साथ साथ ये कर्म भी देंगे। मैं तो यूजली जो मेरा एक्सपीरियंस है, अभी तक मैं ये नहीं कर रहा था। अभी तक तो मैं सिर्फ शमन चिकित्सा कर रहा था, और उसमें ये जो शमन चिकित्सा करने रक्त शोधक औषधियाँ हो गई, वही यूज कर रहा था। और मुझे वैसे रिजल्ट तो उसमें भी काफी अच्छा मिला। बहुत अच्छा। जैसे मंजिष्ठा हो गया, खिदिर हो गया, नीम हो गया, है ना, इस तरह की जैसे ब्लड प्योरिफिकेशन वाली बीमारी। परंतु अगर ये किया जाए तो थोड़ा सा ज्यादा सोने पे सुहागा बोलते हैं। सर उससे ये भी होगा कि थोड़ा सा जल्दी रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा पेशेंट में। और ये हमारी पैरासर्जिकल प्रोसीजर है। सुश्रुत बेसिकली आचार्य सुश्रुत का ये कहना है कि थोड़ा सा इमीडिएट ट्रीटमेंट हो जाए, पेशेंट रिलीफ मिल जाए तो बहुत अच्छा काम हो जाता है। इसके लिए प्रॉपर पंचकर्मा सेटअप होना चाहिए, डेफिनेटली सर, पंचकर्मा सेंटर होना चाहिए, तभी इसका किया जा सकता है। हम अगर ओपीडी बेसिस पे भी सर किसी पेशेंट को बुलाते हैं, अगर हमारे पास एक बेड है जहाँ पे हम एग्जामाइन करते हैं, उस जगह पे भी हमारे पास सिर्फ 4 से 5 चीज़ें चाहिए, ग्लव्स, कॉटन, नीडल, हरिद्रा और जलोका, मुख्य तो जलोका। अगर ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है तो वो बढ़िया काम करेगा। अगर संख्यात्मक ज़्यादा रखनी है हमें जलोका लीच, तो हमें उसका ये होना चाहिए कि एवरी 3 डेज बाद उसका जल बदलना ही है, और उसका घट भी हमें 7 दिन बाद बदलना है, तो वो लॉन्ग टर्म जिएगी। और किसी भी पेशेंट का ऐसे टिपिकली जैसे सिर के ऊपर ये जलोका लगाई है, इस जलोका को फिर हम वोमिट करवाएंगे, अशुद्ध रक्त निकाल देंगे और उसको फिर पानी में डाल देंगे उसी जगह पे। उस बॉक्स के ऊपर सर का नाम लिख के वहीं पे रखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम सर को फिर से 7 दिन बाद बुलाना है हमें अगली सेटिंग के लिए, तब हम उसका इस्तेमाल करेंगे। ये जलोका, इस पे मेरा नाम लिखा गया? डेफिनेटली सर, ये आपकी है सर। तो मतलब कि अगर हम, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में, अगर इसी जलोका को अगर हम किसी और को लगा दें तो उससे कोई चांस है कि उसको कोई बीमारी होने का? सर पेशेंट को सर जिस तरीके से उसकी प्रोसीजर है, उसकी बॉडी की प्रोसीजर है, आफ्टर 7 डेज बाद आप घट में डाल दीजिए और कुछ और एक 7 दिन बाद उसको किसी और पेशेंट पे भी अप्लाई कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई डिजीज ट्रांसमिट नहीं, बिल्कुल भी ऐसा तो नहीं है। मान लो किसी को हेपेटाइटिस बी है, किसी को एड्स है, किसी को इस तरह की ब्लड से ट्रांसमिट होने वाली डिजीज है, वो नहीं सर, डेफिनेटली उसका प्राधान्य ये है कि लीच के जलोका के सलाइवा में ये कोई भी वायरसेस और बैक्टीरिया जिंदा नहीं बचते सर, तो फिर वो किसी भी प्रकार से हार्मफुल नहीं रहेगी।
तो आप लीच यूज करो। हम अपने प्रिकॉशंस के लिए हम उसको 15 डेज तक ऐसे ही रखेंगे। अदरवाइज इन्फेक्टेड खुद से नहीं infected। बिल्कुल भी नहीं सर, क्योंकि हम वोमिट भी करवा रहे हैं, उसका पूरा रक्त पूरा उसके शरीर से बाहर निकलवा रहे हैं, साथ ही साथ उसके सलाइवा में खुद ये बैक्टीरिया और वायरस उसके सलाइवा में जिंदा नहीं रहता है। तो इस तरीके से हम बाद में भी इस्तेमाल किसी और पेशेंट के ऊपर भी कर सकते हैं। आमतौर पे जब ये किसी जंगल में जाओ, खास करके जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, तो उसमें आपके सिर पे खुद से ही चिपक जाती है। हाँ जी, बहुत 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 हद तक सर, है ना, क्योंकि और खून पी लेती है और ये फील भी नहीं होता कि जब चिपकती है तो थोड़ा सा हल्का सा दंश फील होता है स्टार्टिंग में, उसके पश्चात तो हमें पता ही नहीं, आपको भी अभी पता नहीं लग रहा है। एक बार हम गए थे केरला, मेरे ब्रदर के यहाँ पे चिपक गई 3-4। अच्छा। और वो एक दिन तक चिपकी रही। अगले दिन बाई चांस वो नहाते वक्त उनको पता लगा कि लीच लगी कि हुई लीच लगी हुई है। इतनी बड़ी हो चुकी थी। बहुत है सर, तो लगभग कितनी देर तक रखते हैं इनको? तो सर वो खुद अगर खुद से छोड़ती है तो बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। अगर आपको कुछ कंडू या फिर दाह महसूस हो रहा है तो वो शुद्ध रक्त का सेवन करना स्टार्ट कर रहा है, इस तरीके से समझ सकता हूँ, तब हम खुद से छुड़वा देंगे सर। बेसिकली मोस्टली जो इनका ये रहता है, पेशेंट हमारे पास जो आते हैं रक्त धातु के या फिर स्किन डिजीजेस के, उनके ऊपर लगाने के बाद कुछ समय पश्चात वो खुद से छोड़ देती है, अपने आप ही छोड़ देती है। तो मतलब कि जब अशुद्ध रक्त खत्म हो गया तब वो छोड़ती है। हाँ सर, दूषित रक्त का खत्म होना और शुद्ध रक्त की तरफ उसकी प्रचालना होना, ये इस तरीके से अगर वो उस तरफ जा रही है तो फिर पेशेंट वो दाह भी और कंडू भी दोनों भी चीज़ें महसूस करता है। उसके थोड़ा आसमंत प्रदेश में, मतलब पेरिफेरल एरिया में, यहाँ पे कंडू फील हो जाएगा। उस समय पे समझना है कि हमें उस जलोका को निकालना है। तो लगभग एक समय में कितने ml तक के ब्लड को सक करती है? सर ऐसे तो रक्तमोक्षण, अगर सिर्फ रक्तमोक्षण की बात करें तो एक प्रस्थ वर्णन है जो कि 13.5 पल बेसिक अंदाज से 540 ml हमें निकालना चाहिए। अगर जलोका का सोचा जाए तो 540 ml। यस सर, ये आचार्यों ने एक टाइम में। बट अगर सिर्फ जलोका का वर्णन किया जाए तो जलोका डिपेंड करता है उसके बॉडी पोस्चर के ऊपर। अब जलोकाओं में विभिन्न अवस्थाएं भी है, उनकी बाल्यावस्था प्रौढ़ावस्था भी है, उनमें भी अगर कोई बड़ी है कैपेसिटी है। हाँ, उनकी अपनी अपनी कैपेसिटी है उस पर। परंतु 540 ml तो लगभग जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो लगभग 350 ml तक डोनेट करते हैं। तो 540 ml तो ये ज़्यादा नहीं हो गया। सर रक्तमोक्षण की अब आचारोक्त मात्रा है कि हमें इतना 13.5 करना चाहिए। बेसिकली सर एक प्रस्थ अगर देखा जाए तो 16 पल के समान है, तो वो बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा मात्रा बढ़ चुकी है, वो अप्रोक्सीमेटली 700 के आसपास आ जाएगी। बट आचार्य ने स्पेशली बताया है कि एक प्रस्थ इज इक्वल टू रक्तमोक्षण के लिए 13.5 पल लिया जाए, जो कि 540 ml। 540 ml एक बार में तो नहीं निकालते। डेफिनेटली सर, यही उनका कहना था कि 540 ml एक समय में ही निकालना। किसी आचार्य ने वर्णन नहीं किया है कि हमें एक प्रस्थ मात्रा इमीडिएटली निकालना है, हमें स्लोली निकालना है। इन 1 मंथ। हाँ, इन 1 मंथ में सर 15-20 दिन में। हाँ, वो मात्रा में। फिर ठीक है, उतना ब्लड जो है डाइल्यूट भी होता रहता है, बनता भी रहता है, तो जो टॉक्सिन है वो निकलते रहते हैं कंटिन्यूसली। तो इट इज प्रैक्टिकल मेथड। ठीक बात है, बड़ी अच्छी अप्रोच है। थोड़ा निकालते रहो और नया ब्लड बन जाएगा। बहुत बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि बहुत सारे किडनी डिसऑर्डर्स में भी, सीकेडी में भी, जैसे हीमोडायलिसिस पे पेशेंट जाता है, ये होता है, तो उसके पश्चात अगर वो हमें पता है कि किसी भी प्रकार से वो किडनी डिजीज की तरफ मूव ऑन कर रहा है, तब हमें चाहिए कि थोड़ा उसका रक्तमोक्षण करना चाहिए, ब्लड लेटिंग करना चाहिए, एटलीस्ट उसने ब्लड डोनेट कर देना चाहिए थोड़ा, तो थोड़ा तो किडनी पेशेंट में जो है प्रॉब्लम एक और भी है, उसमें जो किडनी एक हार्मोन बनाती है एरिथ्रोपोइटिन, वो नहीं बनता। तो किडनी पेशेंट का हीमोग्लोबिन पहले ही बहुत कम होता है। सर मुझे लगता है उस पेशेंट में अगर हम 50 ml भी निकालते हैं तो भी सफिशिएंट है, अगर इस तरीके से होता है। एटलीस्ट वो यूरिक एसिड या यूरिया कंटेंट कम आ जाएगा, क्योंकि सर फिल्ट्रेशन का काम है, एट द एंड उसको भी ब्लड प्यूरिफाई करना है। अगर यही हम अपने तरफ से करते हैं थोड़ा सा बाह्य भाग से, तो और ज़्यादा उसको किडनी के लिए आसान हो जाएगा।
और सीरम क्रिएटिनिन लेवल तो एटलीस्ट डिक्रीज हो जाएगा उसका। तो ये भी बेसिकली यूरिक एसिड या क्रिएटिनिन लेवल भी पित्त वाले पित्त लोग हैं। वाले होते हैं। पित्त के जो मेटाबॉलिज्म है पित्त दोष का वही डिस्टर्ब होता है। बेसिकली किडनी का खुद का एसिड बेस बैलेंस करना, एसिड अल्कलाइन बैलेंस करना उसका काम है। तो डेफिनेटली मीडिया एसिडिक हो जाता है। मीडिया एसिडिक हो जाता है, तो हमें वो थोड़ा सा करके थोड़ा सा अल्कलाइन न्यूट्रलाइज की तरफ लेके जाना है, तो उसके लिए और अच्छा काम है। पित्त शमन कर पित्त निकालने का। अच्छी खासी बढ़ चुकी है। आप देखिए थोड़ा सा कि उसकी लेंथ कितनी सी थी, अभी फिलहाल इतनी बढ़ चुकी है। तो एक पर डे नहीं लगा सकते इसको, एक हफ्ते बाद ही। हाँ सर, एक हफ्ते बाद डिपेंड करता है, वैद्य थोड़ा सा परीक्षण भी कर लेता है। अगर उस व्यक्ति में प्रमाण ज़्यादा है स्किन डिजीज का, तो उसको 3 दिन बाद या फिर 5 दिन बाद भी बुला सकता है। वो तो वैद्य की अपनी अपनी कल्पकता है, उस हिसाब से वो बुलाएंगे और उस तरीके से प्रोसीजर करेंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक जलोका की बजाय 5-7 जलों का बहुत सारे लगा सकते हैं हम, उसमें 15-20 जलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 15-20 जलोका लगा देते हैं, लगा देना है ताकि वो एक बार में अच्छा 40-50 ml। अब इसमें कितने ml तक निकला होगा? मुश्किल से मुझे लगता है 10 ml भी नहीं होगा। 10 ml होगा। इसके अलावा जो ये अपना केमिकल भी डालती है ब्लड के अंदर, हीरोडिनिया इसका नाम, हीरोडिन डालती है। तो उससे क्या होता है? हीरोडिन उससे जो ब्लड जो है वो क्लॉटिंग, ब्लड थिनिंग हो जाती है। तो वो भी इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। आजकल तो सारे सभी का ब्लड गाढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। जो टू मच हैवी फूड खा के, पनीर खा के, नॉन वेजिटेरियन फूड खा के, हैवी चीज़ी ग्रीजी फूड जिसको मैं बोलता हूँ, तो खा के सारे चैनल्स ब्लॉक हो जाते हैं। एक अच्छा खासा एक्सपेरिमेंट भी हुआ है सर कि जो नॉन वेजिटेरियन पर्सन है वो कंटिन्यूसली नॉन वेज लेने के कारण ब्लड वेसल्स की किसी भी तरीके से क्लॉट हो रहे हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे हैं कंटिन्यूसली, उसके वजह से उनको सीवीडी की तरफ जा ही रहे हो, कार्डियोवास्कुलर डिजीज की तरफ। तो बेस्ट वे है हमारे पास कि उसको इन चीज़ों से दूर रखने के लिए उसकी ब्लड की निकल गई है। आप देखिए अपने आप खुद से निकल गई, अपने आप ही छोड़ा है, इसने छोड़ दिया अपने आप ही, इसका पेट भर गया है। अगर ये ना छोड़ती तो हम उस पर हरिद्रा डाल देते, थोड़ा सा हरिद्रा डाल के हरिद्रा डालने से तो वो, ये देखिए उसका दंश, हाँ उसका ये ट्रायंगुलर है, इस ट्रायंगल के जैसे थोड़ा सा सर कंटिन्यूसली इससे खून आता रहेगा मैं स्लोली। उसको रोक देता हूँ। हाँ, दबा के थोड़ा सा। उसके पश्चात देखिए ये जलोका के हमें ऊपर बस 2 चीज़ें करनी है। उसके मुख के ऊपर हरिद्रा डालनी है, इमीडिएटली प्यूकिंग स्टार्ट हो जाएगी उसकी। जैसे हमने हरिद्रा डाली तो अब वो वॉमिट करेगी। हाँ, वॉमिट करना स्टार्ट कर। आचार्य सुश्रुत ने इसमें संधव लवण का इस्तेमाल करने के लिए बोला है, तो हम मोस्टली हरिद्रा का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो भी उसके लिए वोमिट के समान ही है। उन्होंने ये भी कहा है कि उसकी टेल पकड़ के हमें दूसरे अंगूठे से हमें ये करना है, बट हम थोड़ा सा परेशान नहीं करते हैं, हमारे लिए उपयोगी ही है ये, ठीक है, तो थोड़ा सा उसको उसके हिसाब से करने देते हैं। ये स्टार्ट हो गया, वॉमिटिंग शुरू किया उसने? हाँ सर, ये स्टार्ट हो गया।
ये जो लीच थेरेपी है हमारे कंट्री में कब शुरू हुई थी? सर आचार्य सुश्रुत जो है, हाँ सर, उनका तो आचार्य सुश्रुत का काल तो सर द्वापर युग से है। तो द्वापर युग से ये चल ये चीज़ें चल रही है। इसका इफेक्ट आज लोगों में बहुत ज़्यादा क्यूरियस है सर। इवन दो आप अब्रॉड का तो आपको भी पता है सर, वहाँ पे भी बहुत लोग अवेयर हो चुके हैं इन चीज़ों के लिए। रक्तमोक्षण आदि का जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि द्वापर युग से ये जो लीच थेरेपी है, द्वापर युग मतलब आज से करीब 3000 BC, हाँ 3000, More than 7,000, आज से लगभग 5,000 साल पहले से ये लीच थेरेपी इंडिया में प्रचलित थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आयुर्वेद हमारी कितनी पुरानी परंपरा है, और जो वर्ल्ड ओवर के दुनिया के जो लोग हैं उनको सीखना चाहिए कि ये इंडिया में इतनी पुरानी जो साइंस है वो अभी भी प्रचलित है, और अभी भी हम लोग उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। उसके बारे में स्टडी करें और उसको समझें। ये देखिए, और इन्होंने ये अब थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि हमारा रक्त वर्ण का किस तरीके से असहज रक्त वर्ण रहता है। एकदम टिपिकली ईशत कृष्ण विवर्ण थोड़ा सा लग रहा है आपको, वो अशुद्ध रक्त का परिणाम, ब्लैकिश हो गया ना, थोड़ा सा हल्का सा ब्लैकिश वर्ण उसका। तो ये अशुद्ध रक्त इसने खींच लिया। बट ये आज हमने जो किया है इट वाज फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस। डेमोन्स्ट्रेशन नहीं थी ना, क्योंकि ये 4-5 ml ब्लड होगा। हाँ, ये हमारा प्रैक्टिकल थोड़ा सा सर के ऊपर अप्रोच आपको थोड़ा समझ आई। खाना नहीं खा सकते हो, हर एक व्यक्ति अपने अपने पेट के हिसाब से खाना खाए, तो उसका भी वही करना। अभी उसने शायद मुझे लगता है कि सर 5 ml होगा मैक्सिमम 5 ml होगा ना, तो उसी तक। नेक्स्ट टाइम हम सर के ऊपर ना ट्राई करते हो, किसी और के ऊपर करेंगे, प्लीज बढ़ जाएंगे। मैं ब्लड डोनेट करता रहता, ये एक तरीके मेरी प्रकृति पित्त वाली है ना। डिजीज, हालांकि डिजीज कोई नहीं है, बट प्राधान्य पित्त प्रधान प्रकृति होने की वजह से मैं नेचुरली ब्लड डोनेट करता रहता। वो इसलिए नहीं कि मेरी पित्त प्रधान प्रकृति है और मुझे करना है, वो तो मुझे डॉक्टर बनने के बाद बड़ा पता लगा, और मैं काफ़ी सालों से पहले से ही कर रहा था। जब करते करते बड़े हो गए, डॉक्टर बन गए, तब पता लगा कि इसका मुझे भी फायदा है। पहले तो मुझे लगता था कि मैं लोगों का फायदा ही कर रहा हूँ, बाद में धीरे धीरे जब डॉक्टर बन गए तो पता लगा कि अपने आप ही शोधन हो रहा है। और मैंने लास्ट टाइम हम थोड़ा सा कैंसर के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। मैंने ये भी बात बताई थी कि जो व्यक्ति ब्लड डोनेट करता रहता है वो कैंसर से बहुत दूर है, क्योंकि नया रक्त मतलब पुराना रक्त बाहर जाके नया रक्त मतलब शुद्ध रक्त उत्पन्न होना, ये सेल्स की एब्नॉर्मलिटी फॉर्म ही नहीं कर सकता है। एब्नॉर्मल सेल फॉर्मेशन नहीं होगा, जो सेल्स है उसको रिज्यूनेट करेगा, सेल को नरिशमेंट देगा और आपकी बॉडी उसी तरीके से अच्छी रहेगी। ठीक है, तो कैंसर के लिए मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मेल क्यों ज़्यादा प्रोन है। फीमेल में मेंस्ट्रुएशन कंटिन्यूसली होता है, उसकी वजह से उनका रक्त धातु थोड़ा सा शुद्ध रहने के चांसेस ज़्यादा रहता है। मेल में ना होने के कारण हम ब्लड आउटलेटिंग करें, ब्लड लेटिंग करें, या फिर हमारे पास आइए रक्तमोक्षण हम करवा देंगे आपका, तो वो भी एक अच्छा कार्य है। और ब्लड लेटिंग जो है, ब्लड डोनेशन जो है, वो ना सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है या बीमारियों से बचाता है, बट आपको मेंटली भी एक सुकून देता है बहुत, कि आप किसी के काम आ रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि जो रियल हैप्पीनेस तो तभी मिलती है ना आप किसी की हेल्प करें, अदरवाइज तो हैप्पीनेस लोग ढूंढ रहे हैं। अभी तो चल रहा है। हाँ, वो थोड़ी समझ उसने वो डाल दिया ना ब्लड थिनर,
तो हम आप 3 पार्ट बेशक कवर कर लें। हाँ जी सर, है ना? 3 पार्ट हो गया सर, Three part हो गया बस। इसमें ही था, इसलिए यही था यही था बेसिकली। चलो दैट्स गुड, टुडेज लेक्चर इज ओवर, थैंक यू वेरी मच। तो अभी आपने देखा कि हमने जलोका से किस तरह से हम उसका जो भी पेशेंट है उसका ब्लड ले करके उसका जो पॉइजनस ब्लड है वो निकाल देते हैं। तो जलोका जो है विधि बहुत पुरानी है, इसका प्रयोग अभी भी इंडिया में किया जाता है। बहुत सारे पंचकर्मा सेंटर्स जो करते हैं, बिल्कुल सेफ है और बहुत इफेक्टिव है। परंतु अगर आप बाहर हैं, इंडिया में दूर हैं और इंडिया के से बहुत दूर हैं और ये इंडिया नहीं आ सकते, तो उसके लिए हम आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है, आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियां हैं, वो आपको दे सकते हैं। जिसमें कुटकी, रेवंद चीनी, इस तरह की जड़ी बूटियां, नीम है ना, मंजिष्ठा, खदिर, ये सब जड़ी बूटियां, नवकार्षिक चूर्ण करके कॉम्बिनेशन है वो, ये सब कॉम्बिनेशन मैं ऑलरेडी पेशेंट्स को देता हूँ और विद इन नो टाइम जो है ये जो है ब्लड प्योरिफिकेशन हर्ब्स के साथ उसको रिलीफ मिल जाता है। तो डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है डेमोस्ट्रेशन अच्छा लगेगा और बहुत सारे वीडियोस मैंने और भी बनाए हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, आप जरूर देखते रहिए। और डेफिनेटली अभी मैं नेक्स्ट कोई अच्छा टॉपिक लेके आपके सामने आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।